And welcome to practice session number 8. In this session, we would be discussing questions from various topics such as profit and loss, then data sufficiency, questions on percentage, then maybe a question on number system. तो ये सेशन में ये सारे टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस अपने लोग करने वाले हैं जो मोस्ट रिपीटेड टाइप्स हैं. यू नो द ड्रिल. यू हैव टू पॉज द वीडियो and do the solution on your own. Alright. The cost price of 11 article is rupees 10 and the selling price of 10 articles is rupees 11. Find the profit or loss percentage in this whole scenario. सबसे पहले आप ज़रा एनालाइज करके मुझे ये बताओ कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. गिवन डेटा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल. 11 आर्टिकल को बनाने में एक्वायर करने में आपको खर्च करने होते हैं 10 रुपीज़. ऑलराइट, यू इन्वेस्ट 10 रुपीज़, you can make 11 articles. Now, while you are selling and you decide to sell 10 of these 11 articles, आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 11. आपको 10 रुपए इन्वेस्ट करके 11 आर्टिकल्स आप बना लेते हो. जब आप सेल करना स्टार्ट करते हो तो 10 आर्टिकल सेल करके ही 11 रुपीज़ जनरेट हो गए, विच मीन्स यू आर इन अ प्रॉफिट सिनारियो. दिस इज ऑब्वियस. लॉस वाला पार्ट, लॉस वाले ऑप्शंस रूल्ड आउट. ठीक है ना. हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट कि मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है. देर इज़ अ सिंपल रूल बिहाइंड दिस जो मुझे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने में बहुत ही हेल्प करता है. दैट इज़ नोन एज द डिटर्मिनेंट रूल और द डेट रूल. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल, आप ज़रा समझना. तो मुझे यहाँ पे एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना होता है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. ये 4 एलिमेंट्स किस तरीके से हैं. तो पहला रो डील करता है कॉस्ट प्राइस रिलेटेड वैल्यूज से, दूसरा रो डील करता है सेलिंग प्राइस रिलेटेड वैल्यूज से, पहला कॉलम डील करता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स या यूनिट से, एंड द थर्ड एंड द लास्ट कॉलम डील्स विद द प्राइस. ओके, हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट प्रॉफिट हो रहा है मुझे या लॉस परसेंट हो रहा है. बाई डूइंग दिस ए इंटू डी, प्रिंसिपल डायगोनल इसे बोला जाता है. सो ए इंटू डी प्रोडक्ट माइनस बी इंटू सी अपॉन बी इंटू सी. ये फ्रैक्शन बन गया. किसी भी फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू वुड गेट द इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू. अब इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और इसका ही रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है. नाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन. देखते हैं ज़रा. कॉस्ट प्राइस रिलेटेड वैल्यूज़, सेलिंग प्राइस रिलेटेड वैल्यूज़, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और यूनिट्स, एंड देन प्राइस. अब ज़रा प्लेसमेंट में मेरी हेल्प करो. बताओ ए के लिए क्या वैल्यू रखनी है. ए क्या गिवन है आपको. ए इज़ द कॉस्ट प्राइस एंड बेसिकली द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स इज रुपीज़ 10. प्राइस कितना है 10. द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज रुपीज़ 11. ये प्लेसमेंट हो गया. अब कैलकुलेशन इज 11 इंटू 11 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 100. सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ईजी सिंप्लीफिकेशन है. 11 इंटू 11 इज 121. 121 माइनस 100 इज 21. और ये पॉजिटिव में है तो 21% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है. आई होप आप डेट रूल वाले क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस में आराम से बना लोगे. एनी क्वेश्चन ऑन डिसऑनेस्ट सेलर कैन ईजली बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेट रूल. मैं कोशिश करूँगा आगे प्रैक्टिस सेशन में एक आधे क्वेश्चन आपको डिसऑनेस्ट सेलर वाले भी करवा दूँ. ऑलराइट, अब ज़रा बात करते हैं इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट भी. ये तो क्लियर है, यहाँ तक तो चीज़ें हैं. बहुत बारी क्या होता है जो आपके पास डेटा गिवन है. लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे गिवन होता द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज़ रुपीज़ 10 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज़ रुपीज़ 10. कैसे आप ड्रॉ करोगे इसे. तो आप ड्रॉ करोगे
cost price, selling price, articles and the price point. The cost price of 60 articles is rupees 10. Selling price of 40 articles is rupees 10. ठीक है, दिस इज वन थिंग. चलो इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने पे वी वुड बी गेटिंग 60 इंटू 100 600 माइनस 40 इंटू 10 400 अपॉन 400 इंटू 100. सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा. दिस इज रूल्ड आउट, 2 zeros. ऊपर में आ गया 600 माइनस 400 200 बाई 4 विच इज़ 50%. 200 बाई 4. नाउ यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ आपको. ये तो हो गया, मुझे पता है कि 50% आंसर है. आपके पास इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का भी एक प्रोसेस है. बिफोर यू स्टार्ट विद द एक्चुअल कैलकुलेशन, आप इस डेटा को और सिंप्लीफाई कर सकते हो. अगर ऐसे डेटा है जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करना है? कॉलम वाइज आप इनको और रिड्यूस कर सकते हो. जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर डेटा को लेके चलूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉलम वाइज ये सेम वैल्यूज़ हैं. तो दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1:1. रेशियो क्या है इनके बीच में? 1:1. तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको लिख सकता हूँ. ये बन गया 0 0 कैंसिल 6 and 4. सो 3 and 2 रेशियो आ गया 3:2. तो मैं यहाँ पे 3:2 लिख सकता हूँ. ये आर्टिकल्स, प्राइस, CP, SP. अब देखो अगर मैंने ये कर लिया है, हाउ ईजी इट इज़ फॉर मी टू कैलकुलेट द वैल्यू. 3 into 1 3 माइनस 2 into 1 2 अपॉन 2 into 100. 1/2 into 100 इज 50%. ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी बड़े क्वेश्चन को टैकल करने का जो इस फॉर्मेट पे है. ये जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया है ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपसे एक्सपेक्टेड भी है कि पूछा जाए. और जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा ये डेटा लेके, इसके बेसिस पे, इस एप्लीकेशन के बेसिस पे यू वुड बी एबल टू सॉल्व विच मे सीम लाइक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं. इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं. क्या गिवन है देखते हैं. द कॉस्ट प्राइस ऑफ M आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन नहीं है, M के फॉर्म में, एक वेरिएबल के फॉर्म में, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ K आर्टिकल्स. मतलब जो प्राइस दोनों के केस में है वो सेम है. या मैं ऐसे बोल सकता हूँ प्राइस का जो रेशियो आएगा वो 1:1 का आएगा. M और K की जो वैल्यूज़ है उनका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो 5:4 के फॉर्मेट पे है. तो क्या मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ? लेट्स सी. कॉस्ट प्राइस, आप इसे करो खुद से. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड प्राइस. ऑलराइट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ M आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस. तो मैंने यहाँ पे जो भी प्राइस रखा, मान लो मैंने X रखा तो मुझे यहाँ पे भी X रखना होगा और वो रिड्यूस होके 1:1 बन जाएगा. मान लो मैंने प्राइस अज्यूम कर लिया 100 रुपीज़, यहाँ पे भी 100 रखना होगा, रिड्यूस होके ये 1:1 होगा. तो कैन आई सिंपली राइट हियर 1:1. गिवन है M और K आर इन द रेशियो 5:4. तो इसको आप 5:4 लिख लो. ये 500 400 भी हो सकता है, रिड्यूस होके तो 5:4 ही होगा. नाउ कैन वी बिगिन विथ आवर कैलकुलेशन. 5 into 1 5 minus 4 into 1 4 upon 4 into 100. 1/4 of 100 which is 25%. पॉजिटिव में है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है. आई होप डेट रूल, डिटर्मिनेंट रूल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज क्लियर टू यू ऑल. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट ABCD बी पॉजिटिव इंटीजर्स. विच वन ऑफ, देखो ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन रहता है, देन यू हैव स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय ऑप्शन. क्वेश्चन के पहले एक डेटा भी हो सकता है. क्या गिवन है? ABCD आर पॉजिटिव इंटीजर्स. व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स नंबर लाइन पे 0, फिर +1 +2 गोइंग अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 गोइंग अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी. ये सारे इंटीजर्स हैं. क्या 1.5 एक इंटीजर है? नो. क्या 2.5 या 2.3 एक इंटीजर है? नो.
दीज आर द इंटीजर्स. ओके, व्हाट आर नेगेटिव इंटीजर्स? -1 से इस तरफ. व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स? +1 से लेके इस तरफ. ABCD भी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको पता है ABCD की वैल्यू यहाँ पे है. नाउ विच वन ऑफ ABCD इज क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ ABCD? ABCD 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं. अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा नंबर होगा. और ये प्रोडक्ट किससे क्लोजेस्ट होगा? सोच के बताओ ज़रा. प्रोडक्ट उसी नंबर से क्लोजेस्ट होगा जो इनमें से ग्रेटेस्ट होगा. लेट्स सपोज 1 2 3 4 इनके वैल्यूज़ हैं. व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज़ 4 × 3 × 2 × 1 विच इज़ 24. और ये किससे ग्रेटेस्ट है? ये क्लोजेस्ट किससे है? ये जो प्रोडक्ट आया ये क्लोजेस्ट है 4 से, और 4 इनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू थी. तो इस स्टेटमेंट से आपको ये समझ में आ रहा है कि विच ऑफ द ABCD इज क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट. दैट मीन्स मैं इसको ऐसे भी रिफ्रेस कर सकता हूँ, विच अमंग ABCD इज द ग्रेटेस्ट. अगर मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू को आंसर कर पा रहा हूँ तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. कौन रहेगा क्लोजेस्ट? विच एवर इज द ग्रेटेस्ट. ओके, A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C. बट मेरे पास तो 4 एलिमेंट है, तो क्या मैं इससे ये पता लगा पा रहा हूँ कि विच अमंग देम इज द ग्रेटेस्ट? मुझे ये समझ में आ रहा, आउट ऑफ ABC A इज द ग्रेटेस्ट. बट D यहाँ पे आ सकता है, उस केस में A इज द ग्रेटेस्ट, और D यहाँ पे भी आ सकता है, तो उस केस में D ग्रेटेस्ट हो जाएगा, आंसर चेंज कर जाएगा. तो क्या सिर्फ इस स्टेटमेंट से आप आंसर कर सकते हो सिंगल हैंडेडली? नो. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं. C इज नॉट द स्मॉलेस्ट. ठीक है, C स्मॉलेस्ट नहीं है. अगर मैं इस ऑर्डर में चलूँ तो यहाँ पे C नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट में C नहीं आएगा. C यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है. मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू. एम आई एबल टू फिगर आउट द ग्रेटेस्ट वैल्यू? नो. तो आप बोलोगे इस स्टेटमेंट से भी सिंगल हैंडेडली नहीं हो रहा है. ओके, आई कैन टेक हेल्प ऑफ बोथ द डेटा. बिकॉज अगर both of the data is not sufficient single-handedly, then I have to combine them. When I combine, I get A is greater than B and B is greater than C. और एक लाइन इंपॉर्टेंट है, C is not the smallest. At present तो C smallest है, बट अगर ये बोला जा रहा है कि C smallest नहीं है, this is only possible when C is also greater than D. तो D becomes the smallest value. And which is the greatest value? A. आप इसको कब आंसर कर पा रहे हो? Only when you have taken help of both the data, you are able to answer this. So both 1 and 2 statements are necessary to answer the question. Option D is our correct fit. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's try and look at this question. The length of a cuboid is increased by 20, breadth is increased by 20, and height is increased by 20. What is the percentage change in area? Obviously जो change होगा वो इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा. अब क्या मैं ऐसे केसेस में सिंपली इनको ऐड कर दूं? 20 + 20 + 20 दैट इज 60. इज दैट अ राइट थिंग टू डू? सोच के बताओ ज़रा. इज दैट अ राइट थिंग टू डू? दैट इज, कैन यू ऐड वैल्यूज? नो. यहाँ पे परसेंटेज का नेट चेंज फॉर्मूला काम करता है. आप आइडली अगर इसको सॉल्व करोगे तो जो बेसिक मेथड है वो कुछ ऐसा है कि लेट्स सपोज वी हैव अ क्यूबॉइड और उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट डिनोटेड बाय LBH, और आपने उसका एरिया निकाला. फिर आपने 20% इंक्रीमेंट करके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अज्यूम करा. सो दिस इज 1.2L, 1.2B, 1.2H, और अब इसका एरिया निकाला. दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, कंपेयर करा पुराने वाले से, इनटू 100 करा. उसके बाद आप नेट चेंज कैलकुलेट करते हो. और यू कैन एक्चुअली स्विच टू द ईजिएस्ट मेथड ऑफ लुकिंग एट इट विद द हेल्प ऑफ नेट चेंज फार्मूला. वो फार्मूला क्या है? A + B. मैं 2 वेरिएबल्स वाला फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ. A + B + AB/100. इसको फार्मूला बोलना भी गलत है बिकॉज ये बेसिकली बहुत ही ईजिएस्ट है. एक बार आपने देखा, आपको समझ में आ गया. ओके,
अब ज़रा पहले समझना एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करता है ये। आपको ए और बी के लिए जो वैल्यूज़ रखने हैं उनको पॉजिटिव तब रखना है जब इंक्रीमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, या फिर आप टैक्स लगा रहे हो, वैल्यू बढ़ा रहे हो। नेगेटिव कब साइन यूज़ करना है? जब आप डिक्रीज कर रहे हो, लॉस हो रहा है आपको, या डिस्काउंट दे रहे हो। बस ये बेसिक्स है। नाउ आपके ऊपर है, आप किसी भी दो वैल्यू से स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि इनके वैल्यू सेम है। लेट्स सपोज इट वाज 10%, यहाँ पे 30%। तो मैं किसको ए मानूँ किसको बी मानूँ, दैट इज़ अ कन्फ्यूजन, बिकॉज फॉर्मूला तो हमारे पास टू वेरिएबल्स का है। किसी को भी मान लो, अल्टीमेट आंसर सेम आता है। सो हियर आई एम अज्यूमिंग ए टू बी 20 और मुझे +20 लिखना चाहिए, एंड बी को मैंने +20 लिया। अब मैंने इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया कि इन दोनों के हिसाब से एक्चुअल चेंज क्या आ रहा है। क्या वो 40% का चेंज है? नो, इट इज़ एक्चुअली ए, दैट इज 20 +20 +20 इंटू 20/100. So 10 ruled out, we get 44% का चेंज। इन दोनों की वजह से 44% का चेंज हो रहा है। नाउ अब ए की वैल्यू बन गई 44। What are we left with? We are left with the remaining part. So assume it to be the other variable. अगर मान लो ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन होता तो लेंथ एंड ब्रेथ पे ये रुक जाता, हाइट है ही नहीं रेक्टेंगल पे, तो मेरे लिए आंसर होता, लेट्स सपोज द क्वेश्चन वाज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%. व्हाट इज द नेट चेंज इन एरिया? द एरिया इंक्रीजेस बाय 44%. अभी कैसा है, एक बार और कैलकुलेशन करना है। तो 44 +20 +44 इंटू 20/100. लेट्स डू द बेसिक कैलकुलेशन. ओके, ये बन गया 64. 44 इंटू 2 इज 88 और नीचे 10 है तो 8.8. ये बन गया 72.8%. तो एक्चुअली में इट इज़ नॉट 60, इट इज़ 72.8%. और मुझे क्या हो रहा है, 72.8% का एक्चुअली में गेन हो रहा है एरिया में. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया? इज इट गेन और लॉस? इट इज गेनिंग, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यूज. तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये नेट चेंज फॉर्मूला पे बेस्ड है. नेट चेंज फॉर्मूला फॉर 2 वेरिएबल्स मैंने आपको लिखवा दिया. यू ऑल्सो हैव अ फॉर्मूला फॉर 3 वेरिएबल्स, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि 2 वेरिएबल्स वाला फॉर्मूला सबसे ईजीएस्ट है. आपको बस यहाँ पे केयरफुल होना होता है. जैसे अगर मान लो ऐसा होता कि लेंथ को तो आपने 20% से इंक्रीज़ करा है, बट ब्रेथ को आपने 20% से डिक्रीज़ करा है, तो ए और बी को क्या अज्यूम करोगे? ए को +20, बी को -20. अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैलकुलेशन ज़रा सा चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन साइंस. प्लस साइन कब रखना है? जब ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, टैक्स लग रहा है. नेगेटिव कब रखना है? जब डिक्रीमेंट शो कर रहे हो, लॉस दिखा रहे हो, या फिर डिस्काउंट दे रहे हो. ऑल राइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक नंबर सिस्टम. और नंबर सिस्टम में दीज आर नोन एज इफेक्टिव वर्क रेट पजल. ऑल राइट, हमने इस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर भी रखा है, कोर्स में है वो. बट एक बार आप इसको समझो. यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उनको आपको समझना है. क्या है वो कॉन्सेप्ट? पहले सिनेरियो समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है. देयर आर 3 पिलर्स, एक्स, वाई एंड जेड. इनका हाइट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर? ठीक है, 3 spiders A, B and C starts to climb on these pillars simultaneously. ठीक है, in one chance क्या हो रहा है? A climbs 6 सेंटीमीटर, slips down 1 सेंटीमीटर. ये 6 सेंटीमीटर का क्लाइंब कर रहा है, बट एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर वापस आ जा रहा है. तो इफेक्टिव वर्क क्या कर रहा है ये? इफेक्टिवली ये 5 सेंटीमीटर का क्लाइंब कर पा रहा है. सेकेंड, बी, चलो मैं लिखते भी जाता हूँ साथ साथ में. 6 सेंटीमीटर ऊपर गया,
1 सेंटीमीटर नीचे आया तो इफेक्टिव आ गया ये 5 सेंटीमीटर। बी के लिए क्या है, 7 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन 3, 7 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन 3 तो इफेक्टिवली 4 सेंटीमीटर। सी 6.5 फॉल्स बैक 2 तो इफेक्टिवली कितने कर रहे हैं ये, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है ऐसे क्वेश्चंस में। एक और चीज़ गिवन है कि ऑल द स्पाइडर्स टेक्स 40 चांस टू रीच द टॉप ऑफ द रिस्पेक्टिव पिलर्स। जैसे इसको मैं एक चांस की तरह काउंट करूंगा, 6 ऊपर जाके 1 नीचे आने का मतलब है एक चांस हुआ, एक चांस पे 5 सेंटीमीटर, तो 2 चांसेस में ये 5 और चलेगा तो टोटल 10 सेंटीमीटर कवर कर लेगा। ये तो क्लियर है ना। इफेक्टिवली यहाँ पे वो 8 सेंटीमीटर, तो 40 में कितने होंगे ये पता लगाना है। बट एक ट्रिक है, ये इतना भी आसान नहीं है। एक और चीज़ है जो आपको समझना है और जो अजम्पशन की तरह काम करती है, हर क्वेश्चन में ये होगा ही होगा। क्या है वो, मान लो अभी मैं 20 से डिनोट कर रहा हूँ और लेट्स सपोज मुझे पता है कि ये 15 सेंटीमीटर का है ये पिलर। लेट्स सपोज क्या सिनारियो है कि 7 का असेंड करा और 3 का डाउनफॉल हुआ तो इफेक्टिवली 4 सेंटीमीटर। अगेन सेम ये 7 का यहाँ से जंप लेगा, 7 का जंप लेना मतलब 7 + 4 11 सेंटीमीटर, वापस आ जाएगा 3 तो इफेक्टिवली ये 8 पे चला जाएगा। अब मज़ेदार चीज़ स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक इसके 2 चांसेस एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इस बार जब ये असेंड लेगा 7 का, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर क्लाइम कर सकता है, तो आप देख रहे हो जैसे इसने 7 सेंटीमीटर क्लाइम करा ये एक्चुअली में टॉप पे पहुंच गया। तो अगर आप टॉप को मैच कर जाते हो, इन दैट केस यू डोंट फॉल बैक। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पे जाके ये वापस से 3 सेंटीमीटर का फॉल लेगा, ये होगा ही नहीं। ये समझना था आपको, बस ये कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स जो लास्ट वाला अटेम्प्ट होता है, लास्ट वाला अटेम्प्ट वो ये अपने नॉर्मल वाले पार्ट पे कवर करता है। जैसे ये 6 जा सकता है तो लास्ट वाले चांस में ये 6 जाएगा, ये 7 जा सकता है लास्ट वाले में ये 7 कवर करेगा, ये 6.5 जा सकता है तो लास्ट वाले चांस में ये 6.5 जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है। तो टोटल 40 चांसेस में से 1 चांस के बारे में तो मुझे क्लैरिटी है और बाकी 39 चांसेस के बारे में भी मुझे पता है कि वो इफेक्टिव वर्क रेट से काम करेगा। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, देखो ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा, बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे करना है। समझते हैं क्या पूछा गया आपसे, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर। आप मुझे बताओ सबके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो सेम है, तो क्या कभी भी 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4.5 सबसे छोटा कौन सा क्लाइम कर रहा है, 4 वाला, तो ये होना चाहिए। अब इसका आप हाइट कैलकुलेट कर लो। तो हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, आउट ऑफ 40 चांसेस 39 चांसेस ये 4 सेंटीमीटर वाले जंप के साथ जाएगा, प्लस एक चांस में ये 7 सेंटीमीटर कवर करेगा। इसको अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरे लिए इसका हाइट निकल के आ जाएगा। जैसे अगर मुझे x का हाइट निकालना है तो 39 × 5 + 6, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर्स का एक जंप लेगा तो एक चांस में 6 जाएगा। लास्ट वाले का निकालना है तो आई नो 39 × 4.5 + 6.5। ओके, अब ज़रा क्विकली सॉल्व करते। 39 × 4 156 + 7 163, तो ये आ गया, ये जो हाइट है ये है 163 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑब्वियसली द स्मॉलेस्ट पिलर, द शॉर्टेस्ट पिलर। 39 × 4.5 एक लार्जर वैल्यू है, 39 × 4 ही सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 39 × 5 ऑब्वियसली इससे भी बड़ा होगा। तो सबसे अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पिलर, तो मुझे इसको कैलकुलेट करना था। अब ये चीज़ें एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि क्या करना होता है, कहाँ पे मुझे केयरफुल रहना होता है,
तब तो आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। और ये PYQ है, एग्जैक्ट PYQ है। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे डेटा पे, जानबूझ के क्वेश्चन रखा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इफेक्टिव वर्क रेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ईजियर एंड पे होते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक दो और चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है, तो बेहतर अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि कितने आपके करेक्ट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, और अभी तक क्या आपने सारे प्रैक्टिस सेशंस कवर कर लिए हैं। ऑल राइट, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एवरीवन।